Good afternoon, students. Students, today I'll ask some questions from you all, and those who know the answers will drop their answers in the chat box, and to whom I'll address will unmute himself or herself and give the answers in the full sentences. So, students, in market, goods are sold where? In market, goods are sold where? आप अलग अलग शॉप मार्केट में जाते होंगे तो आपको गुड्स बिकते हुए दिखते होंगे, तो वो गुड्स आपको कहाँ से मिलते हैं? Yes, you can drop your answers in the chat box also. Very good, Devyanshi. So, in market, goods are sold in the shops, in a particular shop. हर शॉप अपनी अपनी होती, सब इंसानों के अपनी अलग अलग शॉप्स होती हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कमोडिटीज में डील करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज शॉप्स? विच टाइप ऑफ गुड्स आर सोल्ड मोर? शॉप्स में किस तरह के गुड्स ज्यादा बिकते हैं? अभी हमने सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने दो बेसिक फंडामेंटल दो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स लिए थे, एक आपका प्राइस और दूसरा क्वांटिटी. तो उसी हिसाब से मार्केट में जो गुड्स बिकते हैं वो अपनी प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस पे बिकते हैं. What do you mean by that situation when price is inversely related to demand? What do you mean by that situation when price is inversely related to demand? Anyone? Yes, Abhilasha, Abhishek, Deepak, anyone can try? Okay, so students, today we will discuss in detail about the topic demand. That what do you understand by the demand? What are the factors affecting demand? What are the essential elements of the demand? What are the determinants of demand? Okay, so again here is a picture which you will see on your screen. It contains many words like demand, macroeconomic, subsistence, reflecting, unitary, vertical, physical, investige. So these all are words are combined within the meaning of the demand. Okay, so can anyone tell me what are the basic necessities of life? What are the basic necessities of life? Anyone? Yes, Surbhi, you can answer. Divyanshi, yes, you can drop your answers in the chat box also. Very good. So the basic necessities of life are food, clothes, and shelter. From where we get all these things? ये जो आपने बताया कि आपकी basic necessities of life हैं food, cloth and shelter. ये सारी चीजें आपको मिलती कहाँ से हैं? कहाँ से आपको ये सारी चीजें मिलती हैं? Yes, हमें ये सारी चीजें मार्केट से अवेल होती हैं, और मार्केट में भी कोई ऐसे ही नहीं कि हम कहीं पे भी जाएंगे हमें वो चीज मिल जाएगी. हर चीज की, हर कमोडिटी की अपनी एक एक पर्टिकुलर शॉप होती है जहां से हमें चीजें मिलती. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, अब डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे क्लोथ्स चाहिए, क्योंकि क्लोथ्स तो आपको आपके क्लोथिंग स्टोर पे ही मिलेंगे. आपको एसेसरीज खरीदना है तो आपको एसेसरी शॉप पे जाना होगा. मोबाइल फोन्स खरीदने तो आपको मोबाइल शॉप्स में. तो मार्केट तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, लेकिन मार्केट में हर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर शॉप्स होती हैं. So let's discuss about the topic demand. Demand is an economic principle referring to a consumer's desire to purchase goods and services and his or her willingness to pay a price for a specific good or service. डिमांड क्या है? आपका एक इकोनॉमिक टर्म है जो कि रिफर करता है कि कंज्यूमर की क्या डिजायर है उस गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने की, और उसकी क्या विलिंगनेस है उस गुड्स और सर्विसेज को पे ऑफ करने की. क्योंकि अगर वो जो भी आपका कमोडिटी है वो आपको एक लार्ज सब्सटेंस में आपको डील करना है, आपको चाहिए,
तो आप उसके लिए कोई भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको उस कमोडिटी की इतनी भी मच नीड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश यही करेंगे कि जब ये एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी पे आ जाएगा तब हम उसको परचेज कर लेंगे। टी का वेज देख लेते हैं हम शॉर्ट में। डिमांड रेफर्स टू consumers desire to purchase goods and services at a given prices. Demand can mean either market demand for a specific good or aggregate demand for the total of all goods in an economy. सो डिमांड से आप क्या एक कंज्यूमर की डिजायर के बारे में समझते हैं कि आपको कैसे गुड्स एंड सर्विसेज एक गिवन प्राइस पे खरीदना है। अगर आपको नीड है उस गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन द टाइम पीरियड, तो आप उसको परचेज कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा और तब तक हम इसके रीजनेबल अमाउंट के लिए वेट कर सकते हैं, तो हम उसको इजीली वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिमांड कर्व। अभी आपने प्रीवियस क्लास में आपने सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ा था। सप्लाई कर्व क्या था? सप्लाई कर्व एक सप्लाई शेड्यूल का टैबुलर प्रेजेंटेशन की जगह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था। सप्लाई शेड्यूल में आप क्या कर रहे थे, आप टैबुलर प्रेजेंटेशन में दिखा रहे थे और सप्लाई कर्व को ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहे थे। वैसे ही डिमांड कर्व भी क्या है, डिमांड कर्व भी आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें आप डिमांड शेड्यूल के बारे में दिखाते हैं, क्योंकि डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन दिखाता है। In economics, the demand curve is the graphical representation of the relationship between the price and the quantity that consumers are willing to purchase. डिमांड कर्व क्या है, आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टेबल करता है कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने में या लेने के लिए कितना विल है, उसके अंदर कितनी इच्छा है, वो उस चीज को कैसे लेना चाहता है। आप बेसिकली सप्लाई और डिमांड, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक दूसरे से रिलेट करते हुए टर्म है, इसलिए इनके जो दो बेसिक मेन एलिमेंट्स हैं वो भी सेम ही है, प्राइस एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, the curve shows how the price of a commodity or service changes as the quantity demanded increases. क्वांटिटी की डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही उस प्राइस का कमोडिटी का कर्व कैसे चेंज होने लगेगा। This graph shows the law of demand, which states that people will buy less of something if the price goes up and vice versa. ये ग्राफ आपका लॉ ऑफ डिमांड भी दिखाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि आप जैसे जैसे किसी चीज की क्वांटिटी में डिमांड बढ़ा देंगे वैसे वैसे ही उसका प्राइस भी राइजन अप होने लगेगा। ये आपका सबसे मेन फीचर होता है। अब देखिए बहुत सी चीजें आपने देखी, फॉर एग्जांपल हम क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश का लेते हैं, तो पहले वो 45 से स्टार्ट हुआ, फिर उसमें इंक्रीमेंट 5 रुपीज का हुआ, 50 का हुआ, फिर कुछ टाइम बाद 75 का हुआ, फिर 90 का हुआ, 90 के बाद उसमें फिर 95 हुआ, 100 मींस कभी 5 कभी 10 का वो इंक्रीमेंट क्यों करते रह गए, क्योंकि मार्केट में उन्होंने अपनी एक अच्छी गुडविल तैयार कर ली थी जिसकी वजह से लोगों के बीच में उनके प्रोडक्ट की डिमांड काफी बढ़ गई थी। इसकी वजह से उन्हें ये पता था कि अगर अब हम इसमें +10 करें +15 करें, हमारे कंज्यूमर्स हमसे शिफ्ट होके कहीं भी नहीं जाने वाले, और हम अगर इसको बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी बढ़ेगा, हमारे कस्टमर्स भी वही रहेंगे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ कि उन्होंने 45 से स्टार्ट करके आज 115 का एक क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश क्यों मिल रहा, क्यों, क्योंकि मार्केट में उसकी अच्छी खासी डिमांड है। अब यहाँ पे आप एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, सो अभी आप देखो कि एक्स एक्सिस पे मैंने आपको क्वांटिटी डिमांड आपको दिख रहा होगा और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कॉफी दिख रहा होगा। अब आप क्या देखोगे कि जब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड 2 थी तो प्राइस आपका 2 लेवल पे है, जब क्वांटिटी डिमांड 1 है तो प्राइस लेवल 1 है, जब क्वांटिटी डिमांड 3 हो गई तो वो हो गया।
तो यहाँ पे हम डिमांड ऑफ कॉफी के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे जैसे कॉफी की डिमांड क्या हो रहा था, कॉफी की डिमांड बढ़ रही थी, उन्होंने प्राइस को भी हाई कर दिया। और जैसे ही जैसे उन्होंने प्राइस को हाई किया, अगर अभी कभी ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं जिनका आपको पता होगा, जैसे टी और कॉफी। टी और कॉफी क्या है, एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर मान लीजिए कि हम आज कॉफी पी रहे हैं लेकिन कॉफी हमारे बजट के ऊपर चली जा रही है इन केस ऑफ प्राइस, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी शिफ्ट कर जाएंगे टी पे। क्यों? क्योंकि टी अभी हमारे रीजनेबल प्राइसेस में। लेकिन डिमांड में हम क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, डिमांड में हम कॉन्सेप्ट ये लेके चलते हैं कि जिस चीज की डिमांड मार्केट में हो जाती है, मार्केट में उसकी गुडविल सेट हो जाती है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम उस चीज का प्राइस बढ़ा देते हैं, उस कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीमेंट कर देते हैं। What is the meaning of law of demand? Law of demand का मतलब क्या होता है? The law of demand states that other factors being constant, price and quantity demanded of any good and services are inversely related to each other. इस वर्ड पर फोकस करिएगा, inversely related to each other. When the price of a product increases, the demand for the same product will fall. मैंने बताया आपको जैसे कि डिमांड कैसे होता है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस आप हद से ज्यादा बढ़ा देंगे तो कभी कभी मार्केट में उनके सब्स्टिट्यूट गुड्स भी अवेलेबल होते हैं, तो लोग अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उस पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी जो प्राइस का इंक्रीमेंट करते हैं वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस तक ही करते हैं, ताकि उनके कंज्यूमर्स या उनके जो कस्टमर्स हैं वो अपनी प्रेफरेंस को उनके पास से कहीं और शिफ्ट ना कर ले जाए। इसलिए डिमांड में क्वांटिटी और जो प्राइस होता है ये एक दूसरे से इनवर्सली रिलेट करता है, कभी भी ये एक सेम उस पे नहीं होते। सप्लाई में क्या हो रहा था, सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड सेम हो रही थी। जो आपको ग्राफिकल फॉर्म याद होगा कि जब आप 10 रुपए दे रहे थे तो आपको 1 किलोग्राम ऑफ राइस मिल रहा था, जब आप 20 रुपीज दे रहे थे तो आपको 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस मिल रहा था। ऐसे ही जैसे जैसे आपने प्राइस को इंक्रीमेंट किया वैसे ही वैसे आपकी क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंट होता चला गया था। लेकिन डिमांड में क्या होता है, डिमांड में ये होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीमेंट करेंगे तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढ लेंगे, और अगर वो आपके प्रोडक्ट को पसंद भी करते हैं तो वो तब तक पसंद करेंगे जब तक वो आप उनका प्राइस जो है वो आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट में होगा। Law of demand. In economics, the law states that all else being equal, as the price of a product increases, quantity demanded falls. Likewise, as the price of a product decreases, quantity demanded increases. There is an inverse relationship between quantity demanded and its price. So it is, in short, a small definition of the law of demand in the proper terms. Or here you can see a graphical presentation of the law of demand on your screen. You can take a snap or screenshot of this slide also. Okay. So students, now tell me, what do you understand by the term supply? Supply word से आप क्या समझते हैं? Yes, Divyanshi? Yes, Abhilasha? Very good. So supply means willingness of a person to purchase goods and commodities within a reasonable amount or a price. Next is, what are the factors affecting supply? अब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सो उसी हिसाब से वो फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स आपके होते हैं price of the good, price of other related goods, taste and preferences of the consumer, income of the buyer, willingness of the buyer to pay for that price, government policy, subsidy, taxes, etc. So in the same manner, जैसे ही supply को कुछ factors affect करते हैं,
वैसे ही डिमांड को भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते होंगे। अब यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही होगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सेंटर में आपका लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और उसके फिर आपको 7 मेन पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, price substitutes, price of complements, next is simple price, advertising, seasonal, change in taste या fashion, or you can say taste and preferences of the consumer. So these are some basic factors which affect the demand of the commodity in the market. So you people can take a screenshot of this. This will help you afterwards and just note it down in your notebook. So everyone done with this screenshot? Okay. So your first point is price of the product. There is an inverse relationship between the price of the product and the amount of that product. Consumers are willing and able to buy. Consumers want to buy more of a product at a low price and less of a product at a high price. कंज्यूमर्स की मेन थिंकिंग क्या होती है? अगर आप एज अ मार्केट में जाएंगे तो आपकी मेन थिंकिंग क्या होगी किसी भी गुड्स को खरीदने से पहले? आप हमेशा कोशिश ये करेंगे कि आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ गुड एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्राइस में मिल जाए। यही मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक कंज्यूमर का। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में क्या होता है, प्राइस के बीच में और अमाउंट ऑफ उस अमाउंट जो हमको पे करना उनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब कि नेगेटिव रिलेशनशिप हम क्यों यहाँ पे वो टर्म यूज कर रहे हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप हम टर्म यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो कंज्यूमर उससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड पे स्विच ओवर कर जाएगा, वो आपके प्रोडक्ट पे नहीं आएगा। क्योंकि कंज्यूमर का यही मेंटल स्टेट ऑफ होता है कि जिस चीज का अमाउंट कम होगा हम उसको खरीदेंगे और उसकी क्वांटिटी भी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस हायर है जो कि उनके बजट के बाहर है तो वो कभी भी उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। इसलिए जो आपके प्रोडक्ट का अमाउंट है वो और जो उस प्रोडक्ट के लिए एक डिसाइडेड प्राइस है वो, उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर्स के परसेप्शन से। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कंज्यूमर्स इनकम। व्हेन इनकम राइजेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, व्हेन इनकम फॉल्स द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल डिक्रीज। सिंपल सी बात है, आपके पास अगर इनकम ही नहीं प्रॉपर होगी तो आप वो चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप उस प्रोडक्ट का डिमांड भी नहीं करोगे। सिंपल, लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर स्टारबक्स है, स्टारबक्स का कॉफी है, अगर मेरे अमाउंट में नहीं होगा, मेरी इनकम इतनी नहीं होगी कि मैं वहां पे जाके उस कॉफी को परचेज कर पाऊँ, तो मैं कभी वहां पे जाऊंगी ही नहीं क्योंकि मैं उस कॉफी को डिमांड ही नहीं करूंगी। मैं कहीं और पे जाके उसी रीजनेबल प्राइस में अपने अकॉर्डिंग पे जो मेरी इनकम बजट अलाउ करेगा मैं वहां जाके कर लूंगी। सो वही चीज बेसिक आ जाता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर कंज्यूमर की इनकम अच्छी होगी तो डिमांड उस प्रोडक्ट का भी बढ़ेगा, अगर डिमांड इनकम अच्छी नहीं होगी तो कंज्यूमर कभी उस प्रोडक्ट की तरफ जाएगा ही नहीं। Price of other related goods. As with income, the effect that this has on the amount that one is willing and able to buy depends on the type of good we are talking about. इनकम की वजह से ही हम किसी चीज की डिमांड करते हैं और अगर वो अमाउंट हम विल नहीं है उसको देने के लिए, हमें ये लग रहा है कि ये चीज यहाँ पे ये प्रोडक्ट इतने में मिल रहा और हमें इससे बेटर क्वालिटी में प्रोडक्ट कहीं और मिल सकता है, तो हम वहां से स्विच ओवर करके हम उस जगह पे चले जाएंगे। सो ये आपका पॉइंट इंक्लूडेड होता है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स में। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अकॉर्डिंग होता है, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनते,
कुछ लोग होते हैं जिनके लिए दोनों ही कपड़े नॉर्मल, अगर वो किसी नॉर्मल शॉप से खरीदते हैं उनके लिए वो भी इजी अवेलेबल है, अगर उनको ब्रांडेड खरीदने होते हैं तो वो ब्रांडेड ले लेते हैं। तो ये कंज्यूमर के ही टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे कौन सी कमोडिटी को ज्यादा परचेज करना चाहेगा। वो जिसको ब्रांड की तरफ शिफ्ट होना होगा वो ब्रांड की तरफ शिफ्ट होगा, जिसे नॉर्मल वे ऑफ कमोडिटी लेना होगा वो नॉर्मल वे ऑफ कमोडिटी पे जाएगा। कभी भी कंज्यूमर अपनी इनकम से बढ़कर किसी चीज के लिए डिमांड नहीं करेगा। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, it doesn't just matter what is currently going on. One's expectation for the future can also affect how much of a product one is willing and able to buy. कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभी मच हायर हो जाती हैं कि हमें ये चीज अब इतने में मिल गई है तो नेक्स्ट हमें शायद और इतने में मिल जाए। अब आप लोग फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, हम ऑनलाइन शॉपिंग पे कोई सूट देख रहे हैं, उसका प्राइस मान लीजिए आज 1599 है। कल को हम ये सोचेंगे कि अगर आज ये 1599 है, मे बी कल और डिस्काउंट लग जाएगा तो हो सकता है ये 1200 का ही रह जाए। तो ये क्या हुआ, ये एक कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन हो गई कि हमें उस प्रोडक्ट की डिमांड तो है, लेकिन हम अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी उसके प्राइस के बीच में प्राइस में डाउनफॉल आ जाए। नेक्स्ट आपका आता है द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। As more or fewer consumers enter the market, this has a direct effect on the amount of a product that consumers are willing and able to buy. जितने कम से कम फ्यूअर मेंबर्स कंज्यूमर्स एंटर करेंगे आपकी मार्केट में, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे वो अफेक्ट करेगा, और ये भी उनकी विलिंगनेस ऑफ पे करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए जो अमाउंट है उनकी विलिंगनेस कैसी है उसको पे करने पे भी वो अफेक्ट करेगा। Now next is what is meant by elasticity of demand. Elasticity of demand के बारे में आप क्या जानते हैं? Price elasticity of demand is an economic measure of the change in the quantity demanded or purchase of a product in relation to its price changes. Expressed mathematically, it is price elasticity of demand is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. जब आप डिमांड को कैलकुलेट करते हैं तो आप कैसे निकालते हैं कि क्वांटिटी के डिमांड में, जो आपने डिमांड की थी क्वांटिटी की, उसके में जितना परसेंटेज का चेंज आया है उसको आप क्या करेंगे, प्राइस में जो भी चेंज आया प्राइस के परसेंटेज में उससे डिवाइड कर देंगे। Okay, so students, now again I'll ask some questions from you all with the topics which I have explained previously. Those who know the answers will drop their answers in the chat box. What do you understand by the term demand? Yes, very good, Deepa. Anyone else wants to try? So demand is the quantity demanded at a particular price over a particular time. एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में आप जो भी क्वांटिटी डिमांड करते हैं उसे हम डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स? आप डिमांड दो कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिमांड डिपेंड करता है? तो डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड हिज विलिंगनेस टू pay the price. Now, state the relationship between price and demand. So, price and demand, अभी हमने last topic यही पढ़ा कि demand is inversely related to price. Demand कभी directly relate नहीं करता, demand price से inversely relate करता है. Now, we come up with the homework part. Explain all the factors affecting demand. आपको वो सारे फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, गिव अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सिचुएशन अरोज करनी है और उस पे एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर्म तैयार करना है। So student, these two are the basic homeworks for you all. Just complete it and you can take a screenshot of this slide also. Okay.
So thank you class. Here I am winding up. Thank you students.